बेटा आईसी और सीबीएसई बोर्ड के नवंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने हैं, तो आप जानते हो हाफ ईयरली में आपका जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज, करंट और डीसी सर्किट की, करंट एंड डीसी सर्किट। आइए देखते हैं करंट पर बेस्ड क्वेश्चन। आई इक्वल बेटा होता है डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल डी क्यू बाई डी टी। इन केस क्यू की वैल्यू हम लोग को गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। क्यू इक्वल गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। कहता है t इक्वल 2 टाइम सेकेंड पर, t इक्वल 2 सेकेंड पर फाइंड करनी है करंट। तो करंट का बेटा फॉर्मूला क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी। क्यू की वैल्यू पुट कर लो, तो डी बाई डी टी 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। डी बाई डी टी क्यू की वैल्यू रख दी 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। आई इक्वल, जब बेटा 3t स्क्वायर का डी बाई डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा 6t। 4t का करेंगे तो बेटा हो जाएगा 4 और 5 का करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका बेटा पैटर्न ऐसा होता है कि जो पावर होती है उसको हम आगे ले लेते हैं और पावर को एक डिक्रीज कर देते हैं। फॉर्मूला होता है x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n n x की पावर n माइनस 1। n x की पावर n माइनस 1। तो पावर बेटा आगे आ रही है और पावर एक डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर 2 पावर थी, 2 आगे आ गया 6 हो गया, पावर एक डिक्रीज कर दी 1 पावर हो गई। यहाँ 1 पावर थी 1 आगे आई तो 4 हो गया, पावर एक 1 कम हुई तो t की पावर 0। t की पावर 0 का सेंस 1 हो जाएगा। यहाँ बेटा t की और कोई पावर है ही नहीं तो उसकी वैल्यू 0 जब आगे आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको एक इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं क्लियरिटी और इंक्रीज करने के लिए, डी बाई डी टी 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5t की पावर 0। किसी भी की पावर 0 अगर ऐड कर दे तो उसकी तो बेटा वैल्यू 1 ही होती है। तो t की पावर 0 की वैल्यू क्या है 1। अब इसे पावर जब आगे आएगी तो 0 पावर आगे आ रही है, 0 का मल्टीप्लाई सब कुछ 0 हो जाएगा। अब t इक्वल गिवन था हम लोग को 2 सेकेंड, तो I इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 4, I इक्वल 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 एम्पियर। क्या बेटा आपसे कहा गया, एक करंट थी, करंट की इक्वेशन गिवन है हम लोग, करंट की का फॉर्मूला गिवन है I इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी, I इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी, और चार्ज की वैल्यू गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। t इक्वल 2 सेकेंड पर, t इक्वल 2 सेकेंड पर फाइंड करना करंट। तो I इक्वल डी क्यू बाई डी टी, I इक्वल डी क्यू बाई डी टी, क्यू की वैल्यू पुट कर दो। अब इसका बेटा डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया आपको फॉर्मूला x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, मतलब पावर आगे लेंगे और पावर को एक डिक्रीज कर देंगे। तो 3t स्क्वायर मतलब 60 हो जाएगा, इसे पावर 1 थी तो 4 हो जाएगा, इसकी पावर 0 थी 0 आ गया, सब कुछ 0 हो जाएगा। t की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। बेटा जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए डिफरेंशियल तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि उनका टॉपिक ही होता है, बट जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएट करने में सिंपल सा पैटर्न होता है, पावर को हम आगे ले लेंगे और पावर एक डिक्रीज कर देंगे। x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। अब इसी में बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग हल्का सा चेंज करके। करंट की वैल्यू गिवन इस बार I इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ये करंट की इक्वेशन गिवन है। और फाइंड करना है चार्ज, t इक्वल 2 टाइम पर 2 सेकेंड पर फाइंड करना है चार्ज। तो डी क्यू इक्वल आई डी टी, डी क्यू इक्वल आई डी टी।
आई की वैल्यू रख दो 3t स्क्वायर 4t + 5। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन dq 3t स्क्वायर dt 4t dt 5t। तो dq का बेटा इंटीग्रेशन हो जाएगा q, t स्क्वायर का इसका बेटा इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पावर प्लस हो जाएगी 1 3t³ / 3 प्लस 4t² / 2 प्लस 5t। पावर बेटा एक प्लस कर लिया और पावर को अपॉन में कर दिया। 2 पावर थी प्लस 1 पावर हो गई तो 3 पावर हो गई, पावर को अपॉन में लिख दिया। 1 पावर थी तो 2 पावर हो गई, पावर अपॉन में आ गई। और 0 पावर थी साथ में तो 1 पावर आ गई प्लस में और अपॉन में 1। 3 से बेटा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा t³ 2t² + 5t। अब टाइम की वैल्यू जो गिवन है वो 2 सेकेंड है, तो q की वैल्यू हो जाएगी 2 का क्यूब 2 का क्यूब 5 2 का क्यूब हो जाएगा 8 2 4 8। यहाँ पर बेटा 8 हो जाएगा, ये 4 4 × 2 ये हो जाएगा 10 26 कूलम। अब बेटा देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखिए। अगर हम लोगों को चार्ज गिवन हो और करंट फाइंड करनी हो, चार्ज गिवन हो क्या फाइंड करनी हो करंट, तो हम इस फॉर्मूले I = dq/dt वैल्यू पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर I गिवन हो और चार्ज फाइंड करना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं dq = I dt। I की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। आइए दोनों क्वेश्चन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में आपसे। I गिवन है dq, I गिवन है dq/dt और q की वैल्यू 3t² + 4t + 5। तो t = 2 सेकेंड पर फाइंड करना हम लोग को आपका करंट। तो करंट की वैल्यू हो गई dq/dt, I = dq/dt, q की वैल्यू पुट कर लो। अब इसको जैसे बेटा डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 6t + 4 + 0। t = 2 पुट कर दो तो आ जाएगा 16 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट गिवन है और क्या फाइंड करना है चार्ज, तो dq = I dt। सेम वही फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला गया dq = I dt। I की वैल्यू रख दीजिए, t का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो t² का हो जाएगा t³ / 3, t dt का हो जाएगा t² / 2 और dt का हो जाएगा t। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 5t। t की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 5 × 2 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 26 कूलम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो इक्वल E/J। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। और जो करंट डेंसिटी होती है वो दी I/A। करंट डेंसिटी किसके इक्वल होगी, करंट और एरिया के रेशियो के इक्वल। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेशन होता है E = V/L। क्या बेटा कहा गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी के रेशियो की इक्वल होगी। करंट डेंसिटी करंट एरिया के रेशियो इक्वल होती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। E = V/L। अगर बेटा हम कोई लोग यूज़ करें तो रो इक्वल हो जाएगा V/L I/A। तो रो इक्वल हो जाएगा V/I, साथ में यहाँ L और ये V/I बेटा क्या बन जाएगा R। रो इक्वल RA/L। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में रिलेशन आ गया।
ध्यान रखिए यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है मटेरियल का वो कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो मटेरियल का होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। जैसे मान लो आयरन के हम 2-3 पीस ले लें, अगर वो मटेरियल आयरन है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। एक कॉपर पीस था, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो हम कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, मगर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा कांस्टेंट ही रहेगा वहाँ पर भी। आपने कंसीडर किया एक वायर था, इसको स्ट्रेच करते हैं, एरिया A1 लेंथ L1, एरिया A2 लेंथ L2। एक वायर था, एरिया A1 लेंथ L1, इसे हमने स्ट्रेच करके A2 और L2 में कन्वर्ट कर दिया, या कंसीडर कर लो ये A2 L2 था, उसे कंप्रेस करके A1 L1 में कन्वर्ट कर दिया। हम एक वायर को दूसरे वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है बेटा, कन्वर्ट करने में मास तो इक्वल रहेगा। अगर किसी को हम स्ट्रेच कर दें या कंप्रेस करें तो उसके मास नहीं चेंज होंगे, मास तो इक्वल ही रहेंगे, तो मास इक्वल। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कैंसिल, A1 L1 A2 L2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 बाई A1, L1 बाई L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। अब बेटा वायर सेम है, सेम मटेरियल का, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी भी इक्वल होगी, ρ1 इक्वल टू ρ2। अब रो का बेटा फॉर्मूला क्या था, RA बाई L, RA बाई L। तो R1 अपॉन R2 इक्वल L1 बाई L2 A2 बाई A1, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। अब बेटा यहाँ पर क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज़ कर लीजिए। बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, R1 अपॉन R2 L1 बाई L2 इंटू A2 अपॉन A1 की जगह हम यूज़ कर सकते हैं L1 बाई L2। तो R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, और R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू A2 बाई A1, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, पाई R2 का होल स्क्वायर, पाई R1 का होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1 बाई R2 इक्वल टू R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। क्या बेटा कहा गया आपसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी की रेशियो की इक्वल होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी की रेशियो की इक्वल, करंट डेंसिटी करंट एरिया के इक्वल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल, E इक्वल V बाई L। तो यहाँ पे बेटा E और J की वैल्यू पुट कर लो, तो रो इक्वल आ जाएगा RA बाई L, रो इक्वल RA बाई L। यहाँ से पता चला हम लोग को जो रो है आपका वो RA और L पर डिपेंड करता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे दिखता है, मगर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो एरिया लेंथ या रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर जब चेंज करें तब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मगर एरिया और लेंथ या रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी नहीं होती है। आपने क्या किया, एक वायर लिया, उसे स्ट्रेच कर दिया, जिससे इसकी लेंथ और एरिया कन्वर्ट हो गए। अब कन्वर्ट कर रहे हैं जब बेटा स्ट्रेच करके, तो मास इक्वल होगा, मास इक्वल कर दिया। मास का फॉर्मूला था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कैंसिल, A1 L1 इक्वल टू A2 L2, L1 बाई L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। क्योंकि वायर वही है, मटेरियल वही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, ρ1 इक्वल टू ρ2, तो RA बाई L इक्वल टू RA बाई L, R1 बाई R2 इक्वल L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। इसको आगे और सॉल्व किया, एक बार L के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक बार A के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो R1 बाई R2 इक्वल आ गया L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, और R1 बाई R2 इक्वल टू आ गया R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। ये लेंथ का रिलेशन है और ये रेजिस्टेंस का रिलेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
स्पेशल एक नोट, R1/R2 इक्वल L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, R1/R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, तो डेल्टा R/R इंटू 100 टू डेल्टा L/L इंटू 100, डेल्टा R/R इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा L/L इंटू 100। क्या गया R1/R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर भी प्रूफ किया था हम लोगों ने, तो इससे क्लियर हो गया R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, डेल्टा R/R इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। अगर हमें लेंथ में परसेंटेज चेंज दिया जाए तो हम रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। मगर ध्यान रखिएगा ये वैल्यू हम तभी यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला तभी यूज़ करेंगे जब L की जो एरर है वो 10% से लेस देन हो, लेंथ में जो एरर हो वो 10% से लेस देन हो, जो एरर होनी चाहिए वो 10% से मिनिमम होनी चाहिए। सिमिलर R1/R2 इक्वल टू भी आपने पढ़ा था R2 की पावर 4 R1 की पावर 4, तो यहाँ से आपको उल्टा क्लियर दिख रहा है R प्रोपोर्शनल 1/R की पावर 4। रेजिस्टेंस जो है वो रेडियस की 4th पावर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 4 डेल्टा R/R इंटू 100। इसका सेंस क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसका सेंस बेटा यहाँ पे कि अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। यहाँ पर रेडियस डिक्रीज की है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, और जब रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। रेडियस इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, और अगर रेडियस डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेसिप्रोकल है बेटा एक दूसरे का। तो यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल है, जैसा चेंजमेंट करेंगे सिमिलर वैसा ही होगा, इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा। यहाँ इंक्रीज करो तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट होगा। रेडियस में जो चेंजमेंट होता है नॉर्मल सी बात वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसको हम डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें वर्किंग नहीं करनी पड़ती है। मगर यहाँ पर जैसे आपको बताया हमने, लेंथ 10% तक ज़्यादा चेंज होगी तो हमें दूसरा पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या पैटर्न है ये चेक करें हम लोग। एक वायर था जिसकी लेंथ L थी और इसको मैं 10% स्ट्रेच कर दिया, 10% स्ट्रेच कर दिया। एक वायर जिसकी लेंथ बेटा कितनी थी L, और बाद में कितना स्ट्रेच कर दिया, 10%, तो L प्लस L का 10%, L प्लस L का 10%। तो इसको देखेंगे तो L प्लस L/10 11L/10, R1/R2 इक्वल हो जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, L1 L, L2 11L/10 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 120, 121 R1 अपॉन 100। ये बेटा R2 की वैल्यू आ गई, फाइनल रेजिस्टेंस। मगर हमारा क्वेश्चन फाइनल रेजिस्टेंस नहीं था, हमारा क्वेश्चन था चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का बेटा फॉर्मूला होता है डेल्टा R अपॉन R1 इंटू 100। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 मिनट, परसेंटेज चेंज इक्वल चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। तो चेंज बेटा कैसे फाइंड करोगे, R2 माइनस R1 इंटू 100। ये बेटा हो जाएगा 121 R1 100 R1 इंटू 100, R1 कॉमन हो जाएगा कैंसिल, 121/100 माइनस 1 इंटू 100। ऐसे अब ले लो 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, सॉल्व कर दे बेटा 21%। अब बेटा देखो यहाँ पर हमने इसीलिए आपसे कहा था अगर हम 10% को यूज़ करते यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता 20%, जबकि रियल में कितना आंसर आ रहा है 21%। तो आपसे इसीलिए कहा गया कि जो 10% ब्लो वाले आंसर होंगे
10% से स्मॉल वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही माइनर होगा, तो इसलिए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके क्वेश्चन पे। तो अगर स्मॉल 10% से वैल्यू कम इंक्रीज़ हो रही है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और 10 या 10 से अपर वाली वैल्यू है तो उसके लिए हम ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन इसी में जैसे यहाँ पर हमने 10% करके क्वेश्चन किया है, यहाँ 25% से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 25 में क्या हो जाएगा 25/100। अभी वैल्यू आ जाएगी, इसके आगे सॉल्व करेंगे, पैटर्न वही आएगा, उसका आंसर लगभग आएगा 56.25%। तो जब हम 25% लेके चलेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 56.25 आएगा। तो ये बेटा रेजिस्टेंस और लेंथ में रिलेशन थे। अभी इसके क्वेश्चन और भी डिस्कस करते हैं। अब बेटा कहते हैं अगर लेंथ में 2% का चेंजमेंट होता है, लेंथ में 2% का चेंजमेंट होता है तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 टू डेल्टा L बाई L इंटू 100, तो 2 इंटू 2 इक्वल 4%। इन केस रेडियस में चेंजमेंट जो दिया है वो 0.25%, चेंज इन रेडियस दिया हुआ है 2.5%। तो रेजिस्टेंस और रेडियस का फॉर्मूला आपको क्या था, डेल्टा R बाई R इंटू 100 4 डेल्टा R बाई R इंटू 100, तो 4 इंटू 0.25 1.0%। तो अगर 2% लेंथ में चेंजमेंट था तो रेजिस्टेंस में कितना चेंजमेंट आ जाएगा 4%। और अगर आपका रेडियस ने 2.5 का परसेंटेज चेंजमेंट किया 0.25 का तो आपका आंसर आ जाएगा 1%। इसी तरह से रेडियस में अगर चेंज कर रहे हैं आपको .2% तो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा आपका 4 इंटू 0.2 0.8%। अब बेटे इसी क्वेश्चन को और मूव करते आगे। एक वायर था जिसकी लेंथ L थी, इसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, इसकी लेंथ जो है बेटा वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी। रेजिस्टेंस पहले 10 था तो उसका फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R1 बाई R2 L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, R1 बाई R2 इक्वल L स्क्वायर बाई 3L का होल स्क्वायर, 3L का होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू बेटा 10 गिवन है, 10 बाई R2 L स्क्वायर 9L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, R2 इक्वल टू 19 हो, R2 इक्वल टू 19 हो। यहाँ पे बेटा लेंथ को क्या किया, चेंज किया गया। अगर लेंथ हमारी 3 टाइम्स हो जाएगी तो रेजिस्टेंस हमारा बेटा 9 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। ऐसे ही क्वेश्चन आपका नॉर्मल आ गया। एक वायर था जिसकी लेंथ को n टाइम इंक्रीज कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस R1 बाई R2 इक्वल टू हो गया L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, L है, ये हो गया n स्क्वायर L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो R2 इक्वल हो जाएगा n स्क्वायर R1, n स्क्वायर R1। तो हम जितनी भी लेंथ चेंज कर रहे होंगे, 2 गुनी करें, 3 गुनी करें, 2 टाइम्स इंक्रीज करें, 3 टाइम्स इंक्रीज करें, तो रेजिस्टेंस हमारा उसी के अकॉर्डिंग n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे n की वैल्यू 2 टाइम्स की गई तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अगर 3 टाइम्स की गई तो हो जाएगा हमारा क्या 9 टाइम्स, अगर 4 टाइम्स की गई तो 4 का मतलब 16 टाइम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे वो n टाइम्स में चेंज होगी। कितने टाइम्स में चेंज होगी, n टाइम्स में। आइए फिर से एक बार चेक करते हैं। लेंथ में 2% का चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस में कितना चेंजमेंट होगा, डेल्टा R बाई R इंटू 100 टू डेल्टा L बाई L इंटू 100। वैल्यू दी हुई डेल्टा L बाई L की 2%, वैल्यू पुट कर दो। ये परसेंटेज चेंज का मतलब दिया है डेल्टा L बाई L इंटू 100 की वैल्यू 2%।
नेक्स्ट क्वेश्चन डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू दे रखी 0.25%, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू होता 4 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.0%। सिमिलर 0.2% गिवन है तो 0.8% हो जाएगा। अगर लेंथ को हम 3 टाइम्स इंक्रीज करें, लेंथ को हम लोग 3 टाइम्स इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा। R1 की वैल्यू 10 थी तो 19 आ जाएगी। अगर n टाइम्स चेंज करें, जनरल केस कर लिया, तो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा n²R, आपका आंसर आ जाएगा n²R। बेटा एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। R इक्वल ml ne स्क्वायर 8 ओम, R प्रोपोर्शनल L। अगर हम वायर में कोई भी फिजिकल चेंजमेंट नहीं करते हैं, ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट रहते हैं, तो R जो होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक वायर था बेटा जिसका रेजिस्टेंस था 8 ओम, और इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में। ये कट कर दिया यहाँ से, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, तो इसकी लेंथ हो गई L/2, इसकी लेंथ हो गई L/2। ध्यान दीजिए बेटा, इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। उसमें बेटा क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम लोग, वायर को स्ट्रेच कर रहे थे या कंप्रेस कर रहे थे, और इसमें क्या कर रहा है, वायर को कट कर रहे हैं, वायर को कट किया जा रहा है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखना R प्रोपोर्शनल L वाला, तो R1 अपॉन R2 इक्वल L1 अपॉन L2। तो इसको R1 अपॉन R2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं L अपॉन L/2। पहले लेंथ L थी और बाद में लेंथ हो गई L/2, तो L से L कैंसिल, इक्वल टू आ जाएगा। R2 इक्वल आ गया R1/2, R2 इक्वल R1/2। अगर बेटा हमने 2 पार्ट्स में से कट किया है तो अपॉन में क्या आया 2, अगर 3 पार्ट्स में कट करें तो क्या आ जाएगा 3, और n पार्ट्स में अगर कट कर दे तब क्या होगा, अपॉन में n आ जाएगा। अगर L लेंथ का एक वायर था और इसके n पीस कर दिए इक्वल लेंथ के, तो लेंथ हो जाएगी L/n, L/n, L/n। तो उस कंडीशन पे R2 की वैल्यू क्या होगी, R1/n, R1/n। अगर किसी वायर को हम कट कर रहे हैं, अगर कट करेंगे तो कट करने पर जो आपका बेटा रेजिस्टेंस होगा वो जितने पार्ट भी कट किया गया उसी से डिवाइड कर देंगे। मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड तो 3 से डिवाइड कर देंगे, n पार्ट्स में डिवाइड किया तो n से डिवाइड कर देंगे, तो उसका नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में R1 की वैल्यू थी 8 ओम, तो R1 में अगर 8 से 2 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा हमारा आंसर 4 ओम। तो हमारे जो न्यू वायर डेवलप होंगे उनका रेजिस्टेंस बेटा कितना होगा, 4 ओम होगा। आइए फिर से एक बार चेक करें, R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल L। एक वायर था 8 ओम का, 2 पार्ट में कट कर दिया गया, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा L/2, तो 2 आ जाएगा। R2 इक्वल टू R1/2, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 4 ओम। अगर बेटा n पार्ट्स में कट किया है तो n पार्ट्स में जब कट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी R2 की R1/n। इसी क्वेश्चन को बेटा आप कंबाइन करके एक नया क्वेश्चन डेवलप करते हैं। अब बेटा क्या हुआ, एक R1 रेजिस्टेंस था 16 ओम का, जिसे 4 पार्ट में कट कर दिया। कितने पार्ट्स में कट कर दिया, 4 पार्ट्स में। जैसे जब 4 पार्ट्स में कट करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 16/4। मतलब एवरी पार्ट के जो रेजिस्टेंस होंगे वो हो जाएगा 4,4,4,4। क्या बेटा कहा गया, 16 ओम का एक रेजिस्टेंस था जिसे 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में, तो एवरी पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 4 ओम। इसी से n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इससे बेटा हम लोगों ने क्या किया, एक डेवलप कर दिया स्क्वायर, A, B, C एंड D।
तो इसका बेटा रेजिस्टेंस भी 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी 4 ओम और इसका रेजिस्टेंस भी 4 ओम। और आपसे कहा गया कि आपको ए और बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है रेजिस्टेंस। ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। तो बेटा ये तीनों आपके जो होंगे उसमें करंट सेम जा रही है, ये I1 करंट, ये I2 करंट, तो ये सब में I2 करंट, तो ये तीनों के तीनों बेटा किस में होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो AB, AD, DC, AD, DC और CB सीरीज में बेटा कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। और सीरीज का बेटा फॉर्मूला होता है R1 डैश R2 डैश R3 डैश। तो 4 + 4 + 4 इक्वल टू 12। अब ये डायग्राम बेटा कुछ इस टाइप का आपका डेवलप हो जाएगा। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस 4, और तीनों को बेटा रिमूव करके उसके प्लेस पे क्या लगा देंगे? 12 ओम। क्या लगा दिया? 12। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो जो RAB होगा वो हो जाएगा 1/4 + 1/12। एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा। 12 लेने पर क्या होगा? यहाँ पर आएगा 3 + 1 4/12 4/12। तो RAB इक्वल हो जाएगा 12/4 = 3 3। RAB आपका आ जाएगा 3। फिर से बेटा देखिए क्या कहा गया। एक 16 ओम का रेजिस्टेंस का वायर था, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ये इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए, और एक इससे स्क्वायर डेवलप कर दिया। अब ये बेटा AB के रिस्पेक्ट में फाइंड करना रेजिस्टेंस। तो बेटा ये तीनों रेजिस्टेंस जो होंगे वो होंगे सीरीज़ में, तो ये तीनों सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए, 12 हो गया। अब बेटा ये 4 और 12 दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। इन तीनों को रिमूव करके हमने 12 ओम का लगा दिया। अब दोनों बेटा पैरेलल में होंगे। पैरेलल 1/4 1/12 ऐसे हो जाएगा 12, भी हो जाएगा 3 + 1 4/12 इक्वल टू 3 ओम। तो AB की रिस्पेक्ट में जो आपका बेटा आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 ओम। इसी में बेटा और देखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हल्का सा से चेंज करते हैं इसको। डायग्राम बेटा आपका सेम था भाई। AB CD, ये 4, ये 4, ये 4 और ये भी 4। अब बेटा आपसे कहता है A और C के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। A और C, जैसे A C की बात बेटा करेगा तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी I1, ये करंट फ्लो होगी I2, ये करंट I1 इधर आएगी, ये करंट I2 इधर। तो ये दोनों बेटा किस में हो जाएंगे? सीरीज़ में। और ये दोनों बेटा किस में भी होंगे? सीरीज़ में। तो आपका AB और BC किस में कनेक्टेड है? सीरीज़ में। तो R5 इसका नाम दे देंगे हम लोग, R1 डैश R2 डैश। ये हो गया R1 डैश और ये हो गया R2 डैश। तो 4 + 4 = 8। और जो आपका AD और DC पार्ट है वो भी सीरीज़ में है, तो इसको नाम देंगे R6। ये जो दे देंगे R3, ये नाम दे देंगे R4 डैश। तो R3 डैश + R4 डैश 4 + 4 = 8। जब तक दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप का होगा। ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 8 ओम। अब ये दोनों बेटा किस में कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो 1/R AC 1/8 1/8 2/8 1/4 RAC। तो RAC की वैल्यू आ जाएगी 4।
आर ए सी वैल्यू आ जाएगी 4। बेटा क्या हुआ, ये दोनों सीरीज़ 8, ये दोनों सीरीज़ 8 और फिर ये दोनों पैरेलल। तो जैसे बेटा क्या हुआ, जब ए बी के रिस्पेक्ट में कह रहा था तो आंसर कितना आया था 3, और जब ए सी के रिस्पेक्ट में कह रहा था तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। अब बेटा अगर आप दूसरी बात करें, अगर इसकी बात करें ए डी के रिस्पेक्ट में, तो ए डी और ए बी तो बेटा सेम वही क्वेश्चन बनेगा ना। अगर ए डी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 3 सीरीज़ में, ये 3 सीरीज़ में यही आ जाएगा, और फिर ये दोनों पैरेलल में। तो आपका आंसर वही रहना है सेम, वो चेंज नहीं होना। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था इसको। अभी इसी क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स करते हैं। एक वायर था जिसका डिस्टेंस है 9, लेंथ L थी। अब बेटा क्या किया, इसकी लेंथ को हमने पहले स्ट्रेच कर दिया। एक वायर था L लेंथ का, और इसे क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, और इसकी लेंथ जो थी बेटा वो 3L हो गई। तो R2 फाइंड करना हमको, L2 है 3L। तो बेटा स्ट्रेच हो रहा है, तो स्ट्रेच में पहला और कंडीशन लगेगा क्या, R1 बाई R2 L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, L स्क्वायर 3L स्क्वायर 1/9, R2 इक्वल 9R1, 9 2 9 81। अब बेटा क्या हुआ, इस वायर को जो 3 लेंथ वाला हो गया था वायर, इसे फिर हमने एक बेटा 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये 3L था, अब इसे 3 इक्वल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया, L L L एंड L। अब ये जो 3L लेंथ वायर था उसे हमने 3 पार्ट में कट कर दिया, L L और L में। तो अभी बेटा बताया था आपको R1 अपॉन R2 इक्वल टू, इसमें लगाते L1 बाई L2, तो R2 डैश इसे बोल देंगे। अब यहाँ पर जो आपका R1 था वो R2 की वैल्यू यूज़ करेंगे, L1 3L था, L2 L था, L से L कैंसिल, तो R2 डैश की वैल्यू हो जाएगी R2 बाई 3, R2 की वैल्यू थी 81/3 मतलब 27। अब जो आपका जो ये वायर डेवलप हो गया है उसका डिस्टेंस बेटा जो होगा वो हो जाएगा 27। L लेंथ का वायर था, उसे पहले क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, लेंथ 3L कर दी, तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो 81 हो जाएगा। अब 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो रेजिस्टेंस इनका हो गया 27 27 27। अब बेटा इससे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब इससे बेटा एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, L L और L ABC, और इसका रेजिस्टेंस 27 27 एंड 27। डैश लगा दो इसमें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश। अब AB के रिस्पेक्ट में फाइंड करना बेटा, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना, AB के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों बेटा किसमें कम हो जाएंगे, आपके सीरीज़ में, ये दोनों बेटा सीरीज़ कम्बिनेशन में जाएंगे। AC और CB सीरीज़ में कनेक्टेड है, AB और CB बेटा किसमें कनेक्टेड है, सीरीज़ में। तो RS की वैल्यू हो जाएगी 27 प्लस 27 मतलब 54। अब बेटा एक बार आपका ये था 27 और एक बार बेटा ये हो गया 54 का। अब ये दोनों बेटा किसमें कनेक्टेड है,
किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो 1/r इक्वल क्या हो जाएगा, 1/r AB 1/27 1/54। तो एलसीएम लोगे 54 हो जाएगा, 2 + 1 3/54 3/54। तो RAB 54/3, पहले कट कर दो 1 टाइम्स, फिर हो जाएगा 2 मतलब 24, तो हो जाएगा बेटा 18। इसका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 18 आ जाएगा 18। अब बेटा पहले हम स्क्वायर डेवलप कर चुके थे, स्क्वायर इस बार नहीं एक्सप्लेन कर रहे, इस बार हमने एक्सप्लेन किया आपको ट्रायंगल के लिए। तो क्या बेटा कहा आपसे, एक वायर था जिसकी लेंथ L, डिस्टेंस 9। अब इसे स्ट्रेच कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 3L कर दिया, तो R1/R2 इक्वल हो गया L1/L2। सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई 81। इसे 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो इसके रेजिस्टेंस जो आ जाएंगे 27 आ जाएंगे, ये आ गया। अब ये बेटा दोनों सीरीज में और ये हो जाएगा पैरेलल में। सॉल्व करने में बेटा आपका आंसर आ जाएगा 18 ओम आपका आंसर आएगा। अब बेटा सी में जा देखिए, अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो यहाँ डिवाइड किससे हो रहा होता, 4 से, और फिर उससे हम बेटा एक स्क्वायर डेवलप कर सकते थे और पैरेलल वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह कंबाइन करके क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। किरचॉफ्स लॉ बेटा, अगर बेटा किसी जंक्शन पर करंट कंबाइंड होती है, कि जंक्शन पे करंट बेटा क्या हो रही है, कंबाइंड हो रही है, तो कंबाइंड होने करंट का एल्जेब्रिक मीन 0 होता है। किसी जंक्शन पर कंबाइंड होने करंट का बेटा एल्जेब्रिक मीन क्या होगा, 0 होगा। जो करंट बेटा टूवर्ड्स मूव करेगी जंक्शन के, उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो टूवर्ड्स मूव कर रही होगी उसे पॉजिटिव, और जो अवे मूव करेगी उसे नेगेटिव। तो यहाँ पर बेटा I1, I2, I3 पॉजिटिव हो जाएंगे, I4, I5 नेगेटिव। तो I1 + I2 + I3 इक्वल I4 + I5। तो टूवर्ड्स मूव करने में करंट का एल्जेब्रिक मीन अवे मूव करने में करंट के एल्जेब्रिक मीन के इक्वल होता है। इसमें बेटा चार्ज कांस्टेंट रहता है, इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा आपका। क्या बेटा आ गया, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किसी भी जंक्शन पे कंबाइंड हुए करंट का एल्जेब्रिक मीन, किसी भी जंक्शन में कंबाइंड करंट का एल्जेब्रिक मीन 0 होता है ऑलवेज। जो करंट टूवर्ड्स मूव करेगी उसे पॉजिटिव लेंगे, और जो अवे मूव करेगी उसे नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव वाले उधर ले जाओ। तो टूवर्ड्स मूव करने करंट का एल्जेब्रिक मीन अवे मूव करने वाली करंट के एल्जेब्रिक मीन के इक्वल रहेगा। इसमें आपका क्या कंजर्व रहेगा, चार्ज। इसी का बेटा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइव एम्पियर बेटा करंट आ रही है, ये 3 एम्पियर, ये 1.5 एम्पियर, ये I1, ये आपकी आ रही 2 एम्पियर, यहाँ जा रही I2, यहाँ जा रही आपकी 1.5, और ये आपकी I3। तो बेटा हम लोग को फाइंड करना I1, I2, I3 की वैल्यू, I1, I2 एंड I3 की। तो पहला जंक्शन बेटा हम लोग को ये मिलता है J1 पॉइंट। J1 पॉइंट पर बेटा देखो क्या हो रहा है, J1 पॉइंट पर बेटा हम अगर बात करें तो 5 एम्पियर टूवर्ड्स मूव कर रही है, जबकि 1.5, 3 और I1 अवे मूव कर रही है। 5 एम्पियर बेटा कहाँ मूव कर रही है, टूवर्ड्स, और ये तीनों करंट कहाँ मूव कर रही हैं, अवे मूव कर रही हैं। तो तीनों को क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो 5 - 4.5 इक्वल I1, इसको बेटा माइनस के 0.5 हो जाएगा, I1 इक्वल 0.5। तो I1 की वैल्यू जो थी वो आ गई 0.5 एम्पियर। इन J2 जंक्शन, J2 की बात करते हैं।
J2 जंक्शन पर 3 का एम्पियर बेटा कहाँ आ रही है, ये टूवर्ड्स मूव कर रही है। 2 एम्पियर बेटा कहाँ मूव कर रही है, टूवर्ड्स। मगर I2 बेटा कहाँ मूव कर रहा है, अभी इस पॉइंट पर J2 पॉइंट बेटा कौन कौन सी करंट आ रही है, 3 एम्पियर टूवर्ड्स मूव कर रही, 2 एम्पियर टूवर्ड्स मूव कर रही, मगर I2 कहाँ मूव कर रही, अवे मूव कर रही है। तो ये हो गया 5 माइनस I2 इक्वल टू 5। I2 की बेटा वैल्यू जो हो गई वो हो गई 5 एम्पियर, I2 वैल्यू 5 एम्पियर। अब बेटा बात करते हैं J3 जंक्शन की। J3 की जब बेटा बात करेंगे तो I2 टूवर्ड्स मूव कर रहा है, I2 टूवर्ड्स, जबकि 1.5 I3 अवे मूव कर रहा है। I2 टूवर्ड्स मूव कर रहा है और 1.5 और I3 कहाँ मूव कर रहा है, अवे। I2 वैल्यू पुट कर दो 5, ये आ गया 3.5, I3 इक्वल 3.5 एम्पियर, I3 इक्वल 3.5 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है बेटा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। किसी भी जंक्शन पे कंबाइन हुई करंट का अलजेब्रिक मीन क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। जो करंट टूवर्ड्स मूव करेगा उसे पॉजिटिव लेंगे और जो अवे मूव करेगा वो नेगेटिव। टूवर्ड्स मूव करने करंट का अलजेब्रिक मीन, अवे मूव करने करंट के अलजेब्रिक मीन के इक्वल होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इसमें एक न्यूमेरिकल बेटा आपको डिस्कस किया इसमें। J1 पॉइंट देखिए, J1 पॉइंट पर 5 एम्पियर टूवर्ड्स मूव कर रहा है और ये तीनों करंट बेटा अवे मूव कर रही हैं। सॉल्व किया, I1 की वैल्यू आ गई। J2 पॉइंट पे 3 बेटा आपका टूवर्ड्स मूव कर रहा है, 2 टूवर्ड्स मूव कर रहा है, जबकि I2 अवे मूव कर रहा है, इससे I2 वैल्यू आ गई। J3 पर बेटा I2 आपका टूवर्ड्स मूव कर रहा है और 1.5 और I3 अवे मूव कर रहा है, इससे सॉल्व करने पर बेटा I3 की वैल्यू आ गई। इससे बेटा हमने I1, I2 और I3 की वैल्यू सॉल्व कर ली। डायग्राम बेटा कई और तरीके से बन सकते हैं, मगर सब में पैटर्न ऐसे ही अप्लाई होगा, पैटर्न बेटा सबका सेम रहेगा। किरचॉफ बेटा सेकेंड लॉ। ये बेटा एक क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप। इसमें EMF, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। इसमें बेटा करंट फ्लो हो रही I एंड I। तो किसी भी क्लोज लूप में करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक मीन, उसमें लगे हुए सेल के एल्जेब्रिक मीन के इक्वल होगा, उसमें लगे हुए सेल के EMF के एल्जेब्रिक मीन के इक्वल होगा। क्या बेटा कहा गया, करंट और रेजिस्टेंस प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक मीन, उसमें लगे हुए जो सेल के EMF होंगे उसके एल्जेब्रिक मीन के क्या होगा, इक्वल होगा। अब बेटा देखिए ये भी V है, तो हम कह सकते हैं सिग्मा V इक्वल 0, सिग्मा V माइनस सिग्मा E इक्वल 0। तो जो आपका टोटल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। किसी भी क्लोज सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। पोटेंशियल का एल्जेब्रिक मीन 0 होनी चाहिए। अब बेटा इस बात में जब इसको इस तरह कन्वर्ट करके बोलते हैं तो न्यूमेरिकल करने में क्लियरिटी होती है और इंक्रीज हो जाती है। अगर मान लो एक से ज़्यादा सेल लगे होते हैं हमारे पास इस साइड से, ये तो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा E की वैल्यू E1 प्लस E2। अगर सिमिलर ऐसा आपको गिवन होता प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे E की वैल्यू होती E1 माइनस E2,
इसी पर एक थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं केस हम लोग। रेजिस्टेंस R1, बैटरी, रेजिस्टेंस R2, बैटरी E2 एंड रेजिस्टेंस R3। इसमें बेटा फ्लो होगी करंट I1, इसमें I2 और इसमें I1 प्लस I2। इसकी नेमिंग कर देते हैं A B C D E F, A B C D E F। अगर बेटा हम क्लोज लूप A C D F A की बात करें, किसकी बात? A C D F A। तो इस सर्किट में जब आप सॉल्व करिए ध्यान रखिएगा, जिसकी हम बात करें उसी को देखेंगे, बाकी पूरी ब्रांच जो होगी वो एब्सेंट होगी। मतलब हम A C D F A की बात करें तो जो आपका B E पार्ट होगा वो एब्सेंट होगा। इसमें आप एक तरह से समझ सकते हो अर्जुन और द्रोणाचार्य वाली बात। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि बेटा क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा चिड़िया की आँख, जबकि सारे लोगों को, अदर जो लोग थे, उनको क्या दिख रहा था? पेड़, फिर टहनी, फिर चिड़िया, फिर चिड़िया की आँख। मगर अर्जुन का क्या था टारगेट? चिड़िया की आँख। इसका जिस आर्म को हम बोल रहे हैं, जिस लूप को हम बोल रहे हैं, हम केवल उसी लूप को देखेंगे, उसके अलावा हमारे लिए साइड लूप क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अर्जुन के लिए केवल टारगेट लक्ष्य जो था वो चिड़िया की आँख थी, इसलिए उसको ना पेड़ दिख रहा था, ना चिड़िया दिखाई दे रही, ना टहनियाँ दिखाई दे रही, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ओनली चिड़िया की आँख दिख रही थी। उसी प्रकार से हमने आपसे कहा A C D F A, A C D F A, तो आपको केवल A C D F A ही देखना है, B E वाला पार्ट है वो आपको नहीं देखना है, वो एब्सेंट है आपके लिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो बहुत ही सिंपल वे में क्लियर हो जाएगा आपका। तो I1 और R1 करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, फिर आगे बढ़े I1 प्लस I2 इंटू R3, और इसमें बेटा एक ही बैटरी कनेक्टेड है E1, एक ही बैटरी कनेक्टेड है E1। सिमिलर बात करते हैं B C D E B, B C D E B, जिसकी बात करते हैं। तो ऊपर वाला बेटा एब्सेंट हो गया वो हमारे लिए। I2 R2, I1 प्लस I2 इंटू I3, इसमें बेटा E2 है तो E2 आ गया। अब एक बार क्लोज लूप लिया हमने A B E F A, A B E F A, इसको ले लिया। तो अब हमारे लिए CD वाली ब्रांच जो है वो एब्सेंट हो गई। तो I1 R1 ये बेटा डाउनवर्ड आ रहा है क्योंकि अब नीचे फिगर तो है नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? अपवर्ड। तो माइनस इक्वल E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब बेटा इन तीनों केस को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन इक्वेशन को हम सॉल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। मतलब I1 I2 और I1 प्लस I2 वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जो आपका सेकेंड रूल, और बहुत ही ज़्यादा से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा केस बनते हैं इसके ऊपर।